जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं WBSC TCL के लिए असिस्टेंट मैनेजर HR का जो सब्जेक्टिव या 60 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे, जिसके रिगार्डिंग यूनिट 5 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब 6 to 10 बचा था। एज़ फॉर माई अकॉर्डिंग जो मैंने मतलब कि बांटा था इसके पूरे सिलेबस को UGC नेट के हिसाब से, बट जो मैंने 5th जो इंडस्ट्रियलाइजेशन तक मैंने मतलब पढ़ा दिया था, आज के बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा सारे एक्ट विथ उसमें जो आपके आएंगे। लाइक हो गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में मैं आपको पूरा डिस्प्यूट का फॉर्म, फैक्टर, ट्रेंड, प्रिवेंशन, स्ट्राइक सब मतलब पढ़ा दूंगा। फिर यूनिट 7 में जैसे लेबर लेजिस्लेशन में आपका सब कुछ आ जाएगा, द फैक्ट्री एक्ट, द माइंस एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेशन मतलब कि वर्कर एक्ट, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर एक्ट, ये सब मैं आपको मतलब पढ़ा दूंगा। फिर यूनिट 8 में मैं मतलब कि वेजेस रिगार्डिंग द मतलब कि मिनिमम वेजेस एक्ट, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये सब मतलब कि बड़े बड़े एक्ट हैं, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो आज से आपको मंगलवार तक एज फॉर द वेडनेसडे तक मैं आपको टोटल कंप्लीट मतलब करा दूंगा। और लास्ट यूनिट अपना 9 और 10 बचा, लेबर वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी और लेवल मतलब कि मार्केट। एक इसका भी मैं मतलब बना दूंगा। ऐसे इनसे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। तो आपको बुधवार तक ऑलरेडी मैं ट्राई करूँगा कि मैं सब कुछ कंप्लीट कर दूँ मतलब कि रिचार्ज पर, क्योंकि आपका 12 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। तो इस वीक में टोटल आपका कंप्लीट कर दूँगा आपके पूरे सिलेबस को। और फिर उसके बाद हमें अभी WBSC TCL का जो मैंने बोला कि एक जो लास्ट 2019 में जो पेपर हुआ था नवंबर या दिसंबर में, जो उसका मेरे पास है। TCL का मैंने RTI भी मतलब कि मारा था कि मुझे पेपर एक प्रोवाइड कराया जाए, जो आपने लास्ट टाइम लिया था, क्योंकि जो भी अभी तक हुए हैं उनमें उन लोगों ने पेपर रख लिया है। जिस बार तो आपका CBT एग्ज़ाम होगा तो वो भी उन्होंने प्रोवाइड नहीं कराया, जो ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जानने के पहले हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में एक बार देख लेते हैं कि आखिर इंडस्ट्रियल रिलेशन है क्या। रिलेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड रिलेशन इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्री एंड रिलेशन क्या हुआ, यहाँ पे मेन है एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में जो रिलेशन है, रिलेशनशिप, वो कहलाता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। उसमें इंडिविजुअल भी हो सकता है, जो हमने लास्ट में देखा, और ग्रुप में भी ग्रुप भी हो सकता है। हमें जैसे क्या निकालना है, एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी निकालना है जो इंगेज करके। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको अफेक्ट करती हैं, मतलब जो उसको इंडस्ट्रियल रिलेशन के जरिए। एक तो एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर, देन गवर्नमेंट। क्यों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो भी रिलेशन है उसका गवर्नमेंट से टोटली को एग्जिस्टेंस होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो रूल बनाएगी उसके रिगार्डिंग दोनों वर्क कर रहे हैं कि नहीं, दोनों काम कर रहे हैं कि नहीं। देन इसमें एक बहुत ही मेजर रोल गवर्नमेंट का तो है ही रोल, बट हम देखें एम्प्लॉयर एसोसिएशन, जो हमने मतलब कि लास्ट में भी मैंने बताया कि एसोसिएशन और जो यूनियन जो भी होता है, और फिर आते हैं ट्रेड यूनियन। क्योंकि एसोसिएशन आप जानिए, ट्रेड यूनियन वर्कर के लिए होता है, एसोसिएशन एम्प्लॉयर के लिए। यानी आप अगर वाइट कलर और ब्लू कलर जॉब मतलब कि जानते होंगे कि वाइट कलर वो हुए जो कि फिजिकली वर्क नहीं करते, और ब्लू कलर वो हुए जो कि मतलब कि फिजिकली वर्क करते हैं, क्योंकि बाकी इनका अलग अलग डेफिनेशन हो सकता है। तो ट्रेड यूनियन में आपके सिर्फ वर्कर आएंगे और यहाँ पे एम्प्लॉयर आएंगे। तो इन दोनों का भी एक रोल होगा, क्योंकि एक तरह से देखिए तो एम्प्लॉयर एसोसिएशन रिप्रेजेंट करेगा एम्प्लॉय को और ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंट करेगा एम्प्लॉयज़ को। देन कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल का क्या है, कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल क्यों है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर ये आपसे कोई पूछेगा तो सिंपली चीज़ है, जो गवर्नमेंट के द्वारा रूल बनाए गए वो रूल ये दोनों फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो कौन देखेगा, वो कोर्ट एंड। क्योंकि दोनों को लगा कि इसने नहीं फॉलो किया, या एम्प्लॉय को लगा कि एम्प्लॉयर ने नहीं फॉलो किया, एम्प्लॉयर को लगा कि एम्प्लॉय ने नहीं फॉलो किया, तो वो दोनों कहाँ जाएंगे, उसका निपटारा के लिए कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, जहाँ ये सारा काम होगा। देन अब आते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के बारे में। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि आखिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है क्या। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्या है, जिसके लिए हम लोग इतना कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का डेफिनेशन क्या होगा, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स एनी डिस्प्यूट, यानी कोई भी डिस्प्यूट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट करे, इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों के मतलब कि बीच का रिलेशन खराब करे। एंड वर्क व्हेन कनेक्ट विद द एम्प्लॉय और नॉट एम्प्लॉयर और द टर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और विच कंडीशन ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन, यानी कोई भी लेबर का जो भी पर्सन है उसके रिगार्डिंग कोई भी होगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उसमें आएगा। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छा इसने डेफिनेशन दिया है कि इंटरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, ग्रीवांसेस, डिस्प्यूट, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस एंड रिकॉग्निशन डिस्प्यूट आर द
4 प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए कौन कौन हमारा फैक्टर है? एक तो इंटरेस्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स, ग्रीवांसेस कॉन्फ्लिक्ट, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस एंड रिकॉग्निशन डिस्प्यूट्स ऑफ द 4 प्राइमरी। ये जो है ये पूरा हमारा प्राइमरी है। यानी इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कॉन्फ्लिक्ट जो होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसी भी बात के रिगार्डिंग, लाइक वेजेस के रिगार्डिंग, लाइक कुछ रूल्स के रिगार्डिंग, कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन के रिगार्डिंग, तो वो इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया। फिर ग्रीवांस डिस्प्यूट। अब कोई ग्रीवांसेस है, आप ग्रीवांसेस मतलब समझ सकते हैं, कोई वर्कर लेट आया या उसका डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, अब वो उसका ग्रीवांसेस है, कुछ मतलब कि मेडिकल का मतलब कि बेनिफिट जो उसको नहीं मिला, उसके डिस्प्यूट। फिर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, यानी लेबर का जो प्रैक्टिस है, आप जहाँ 2 मतलब कि 5 वर्कर होने चाहिए वहाँ आप 2 से काम करा रहे हैं, एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं। यानी एक तरह से देखें तो यही डिस्प्यूट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का। देन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव टू सेफ गार्ड एंड वर्कर अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, यानी सबसे बड़ा है कि वर्कर को सेफ गार्ड देना है। यानी जो भी हमारे वर्कर हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको एक सेफ गार्ड देना है। क्या चीज़ से? एम्प्लॉय के एक्सप्लॉयटेशन से या इंडस्ट्री के एक्सप्लॉयटेशन से। टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय। गुड रिलेशनशिप आप बोलेंगे सर जो डिस्प्यूट एक्ट है, तो यहाँ पे हम मतलब कि टोटली पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में 1947 के बारे में। तो वो यहाँ पे कैसे करेगा? तो देखो, जब एक्ट होगा उसमें आप रूल में मतलब कि बन जाएंगे, तो आपका रिलेशन अपने आप 2 एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के मतलब कि बीच में होगा। एक जो रूल बनता है वो रूल, जैसे आज एक ट्रैफिक रूल है, ट्रैफिक रूल के कारण आपका और ट्रैफिक पुलिस का रिलेशन अच्छा है, आप रूल से डर रहे हैं, वो भी एक रूल से डर रहा है। तो रूल बना के दोनों के बीच गुड रिलेशनशिप मतलब कि मेंटेन कराया जाता है। टू इनेबल वर्कर टू अचीव देयर डिमांड बाय मीन ऑफ द लेजिटिमेटिव वेपन्स ऑफ द स्ट्राइक एंड दस फैसिलिटीज मतलब ये कलेक्टिव बार्गेनिंग। यानी वर्कर का जो डिमांड है वो उसको कैसे रख पाएगा, तो उसको रखने के लिए हमने रूल दिया। रूल में हमने जो उसको एक मतलब कि वेपन दिया जो स्ट्राइक का, और जिसके थ्रू वो एक कलेक्टिव बार्गेनिंग अपना वो पावर दिखा के या स्ट्राइक करके एक कलेक्टिव मतलब की बार्गेनिंग कर पाएगा। किससे? एम्प्लॉयर से, कि जो उसकी फैसिलिटी हैं वो रूल के मुताबिक उसको मिल पा रहे हैं कि नहीं। देन इट प्रोहिबिट इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट। और लेकिन ये सिर्फ एम्प्लॉय के प्रति आपको स्ट्राइक कराने के लिए नहीं होता, ये आपका जो इलीगल एक्टिविटी है, इलीगल स्ट्राइक है, इलीगल लॉकआउट्स है, जिसको भी प्रिवेंट करता है। देन इट प्रोवाइड रिलीफ टू द वर्कमैन इन द इवेंट ऑफ द ले ऑफ और रिटेचमेंट। ये रिलीफ भी देता है समटाइम इवेंट को, ले ऑफ और रिटेचमेंट को। यानी हु कैन रेस एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब आपके दिमाग में आया कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रेस कौन कर पाएगा? तो एनी पर्सन हु इज़ वर्कमैन एम्प्लॉयड इज एन इंडस्ट्री कैन रेज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। यहाँ पे आपको देखा, ये आपके में मतलब कि ये आपका एग्ज़ाम में ये आ सकता है कि कौन लोग हैं जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रेस कर पाएंगे। तो एवरीवन जो भी है वो रेस कर पाएगा। फिर द मतलब कि वर्कमैन इंक्लूडेड एनी पर्सन और एम्प्लॉय एंड इंडस्ट्री टू मैनुअल अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लर्कल, सुपरवाइजर वर्क ऑफ हायर और रिवार्ड इस एक्सक्लूड दोस एम्प्लॉय इन द आर्मी, नेवी, इन मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। अब इसमें इंक्लूड कौन कौन से पर्सन हो गए? तो आप देखेंगे अनस्किल्ड भी है, स्किल्ड भी है, टेक्निकल भी है, ऑपरेशनल भी है, क्लर्कियल भी है और सुपरवाइजरी वर्क है। जो हायर भी है और रिवार्ड के थ्रू, यानी हायर मतलब थ्रू हायर हम उसको थ्रू हायरिंग के थ्रू लिए हैं या एक रिवार्ड के थ्रू डायरेक्ट ले लिया। इट्स शुड दोस एम्प्लॉय इन द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। यानी जो गवर्नमेंट, आप ये सिंपल सा चीज़ है कि आर्मी, नेवी और जो इम्पोर्टेंट्स हैं मतलब हम क्या बोलें इमरजेंसी वर्क के जो लोग हैं उन लोगों को ये चीज़ नहीं दिया गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के बारे में। यानी एम्प्लॉय, यानी आप ये भी जानें कि आप अगर मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपका भी हक है कि आप स्ट्राइक और लॉकआउट मतलब कि कर सकते हैं। देन द थर्ड वन है इंडस्ट्री मीन्स एनी मतलब बिजनेस। अब यहाँ पे इंडस्ट्री का आपको डेफिनेशन दिया गया है कि ठीक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, कौन कर पाएगा, लेकिन किस पे कर पाएगा, ये किन किन पे लागू होगा। तो ठीक है, इंडस्ट्री कौन कौन सी इंडस्ट्री पे? तो जो मतलब कि बिजनेस कर रहा हो, जो ट्रेड कर रहा हो, जो अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चर हो, और कॉलिंग ऑफ द एम्प्लॉय एंड इंक्लूडिंग एनी कॉलिंग सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन और एवोकेशन ऑफ वर्कमैन। देखिए
यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ ने दिया है कि इंडस्ट्री मीन्स एनी बिजनेस, ट्रेड, बिजनेस कर रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ, अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चरिंग मतलब यार कर रहा हूँ, जो अपने कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉय इंक्लूडिंग मतलब कि कॉलिंग में, सर्विसेज में, एम्प्लॉयमेंट में, हैंडीक्राफ्ट में और इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन और एवोकेशन मतलब कि वर्क में जो काम कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ सर्विस, यहाँ जो आपका सर्विसेज है, आप इसमें कॉल सेंटर या आईटी प्रोफेशनल को नहीं लेंगे, क्योंकि उन अभी तक उनके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नहीं हुआ है। देन हम जाते हैं इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो है, जो ट्रेड यूनियन एक्ट में दिया हुआ है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी ये जो गवर्नमेंट होगा वो गवर्नमेंट अवार्ड मीन्स एन इंटरफेम और फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और एनी क्वेश्चन रिलेटेड थ्रेटो बाई एनी लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल एंड इंक्लूड एन आर्बिट्री अवार्ड मेड अंडर सेक्शन 10A। यानी 10A के अंदर जो हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट है, उसके अंदर जो 10A के अंदर जो जो अवार्ड है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ये सब लोग हैं। यहाँ पे आप जाके अपना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का जो भी प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन नाउ क्लोजर मीन्स द परमानेंट closing down of the place of the employee or part thereof. Now, controlling industry means any industry the control of which by the union has been declared by a central act to be exploitation in the public interest. मैंने यहाँ पे आपको इसलिए डेफिनेशन आपको मैंने ये प्रॉपर दे दिया है। मेरे को जो टाइम लगा, मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट दे दूंगा, यही पीपीटी बनाने में ही मुझे टाइम लगा। मैंने सोचा कि इसके पहले तो आपको जो दे रहा था शायद उसमें उतना अच्छे से नहीं आप लोग समझ पा रहे थे, तो मैंने उसको और इम्प्रूव किया है इस बार। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ द एम्प्लॉय मीन्स इन अ रिलेशनशिप टू एन इंडस्ट्री कैरिड ऑन एनी बाई और अंडर द ऑथराइटी ऑफ द एनी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। द ऑथोरिटीज प्रिस्क्राइब्ड इन द बिहाफ और where no authority is prescribed, the head of the department, यानी इस head of the department जो होगा वही इसका कर पाएगा। Now in a relation to an industry carried on by on the behalf of a local authority, the chief executive officer of that authority, और उसका chief executive officer होगा जो authority का, वो employer के इसमें आएगा। Now ये बहुत बड़ा है, ये स्ट्राइक, ये मुझे लगता है द VVI है। स्ट्राइक का मतलब मीनिंग तो आएगा ही आएगा, ये मीनिंग आप जरूर याद कर लें। स्ट्राइक मीनिंग, यानी स्ट्राइक का मीन्स क्या है? स्ट्राइक मीन्स इज ए सेशनेशन ऑफ वर्क बाय ए बॉडी ऑफ ए पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन और ए कंसर्न रिफ्यूज़ल अंडर ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ पर्सन हु आर और हैव बीन सो एम्प्लॉयड टू कंटिन्यू टू वर्क और टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 2Q। देन लॉकआउट। देखिए, मैं आपको पूरा ट्रेड यूनियन एक्ट पूरा अगर आप पढ़ें तो उसका एक पूरा मतलब कि बुक है, उसके पढ़ने से अच्छा ये मैंने पूरा एक ये निकाला है उसका मीनवाइल, वो आप देख के जाएं। मैं आपको ऑलरेडी बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि आपके 40 to 45 क्वेश्चन सही होंगे, इतना मैं मतलब कि बोल के रहा हूँ। और जो मतलब कि मेरे को लग रहा है कि 60 में से 40 to 45 क्वेश्चन यही आएंगे। नाउ देन लॉकआउट जब आपने स्ट्राइक का डेफिनेशन आप ये पूरा देखेंगे तो लॉकआउट का जरूर देख जाएगा कि लॉकआउट और स्ट्राइक क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों में आप देख सकते हैं। नाउ द लॉकआउट टेम्प्रोरी क्लोजिंग और ऑफ ए प्लेस ऑफ ए एम्प्लॉयमेंट और सस्पेंशन ऑफ वर्क और रिफ्यूज़ल टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर। देखिए, स्ट्राइक में क्या होता है कि आपका टोटली स्ट्राइक होगा, जो मैं बताता हूँ, टोटली स्ट्राइक होगा, कोई चलो ऑफिस नहीं जाएगा या बाहर कहीं एक जगह जाके सब हंगामा करें, मतलब एक गैदरिंग करेंगे, सॉरी हंगामा नहीं बोल सकते, मतलब यार गैदरिंग करेंगे, भाषण देंगे। लेकिन लॉकआउट में क्या होता है कि आप चलो ऑफिस जाएंगे, कोई पेन डाउन रखेगा, पेन डाउन जो है जो मतलब कि अरे वर्कर लोग जाएंगे बट वो काम नहीं करेंगे या 2 घंटे के लिए काम नहीं करेंगे, बाहर आपके चलो ऑफिस के ताला लगा देंगे, किसी को जाने नहीं देंगे, सस्पेंशन ऑफ वर्क मतलब कि करा देंगे, इसको कहते हैं लॉकआउट। नाउ द प्रोसीड्यूर ऑफ अ स्ट्राइक एंड लॉकआउट, इन दोनों का प्रोसीड्यूर क्या है और लॉकआउट का, तो नो पर्सन ऑफ द एम्प्लॉय इन ए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कैन गो ऑन स्ट्राइक विदाउट गिविंग टू द एम्प्लॉयर नोटिस ऑफ स्ट्राइक। ये आप ध्यान करिए, ये क्वेश्चन आ सकता है और यही चांसेस हैं कि ये सब क्वेश्चन आने चाहिए। देता है तो बहुत ही अच्छा है कि कौन सा ऐसा है कि आपको जो स्ट्राइक आप करेंगे वो कैसे करेंगे, अगर आपको स्ट्राइक करना है तो उसका प्रोसेस क्या है, ये अगर दे देगा। जैसे मैंने कहा आपको एक नोटिस देना है
पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो भी स्ट्राइक पे जाएगा अपने एम्प्लॉयर को 6 वीक बिफोर, 6 वीक मतलब ईयर बिफोर आपको एक उसको नोटिस देना है, और वो मतलब कि विथ इन 14 डे ऑफ गिविंग सच नोटिस, और 14 दिन का आपको उसमें मतलब कि नोटिस देना है कि आप हमारी मांगे मान रहे हैं, नहीं तो 6 वीक मतलब ईयर बिफोर को देना है। एंड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट ऑफ अ स्ट्राइक स्पेसिफिक इन सच नोटिस। नाउ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग बिफोर ए कॉन्सिलेशन ऑफिसर एंड 7 days आफ्टर द कॉन्सिलेशन ऑफ सच प्रोसीडिंग। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं लास्ट टाइम बांग्ला में मतलब कि बोला था कुछ, लेकिन कुछ ने कोई कमेंट नहीं किया कि सर बांग्ला बोलिए या हिंदी, तो ठीक है, आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इंग्लिश में जो मैं से मतलब यार पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है। और फिर कमेंट्स करेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि मैं बांग्ला अच्छा बोल लेता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं मतलब कि बोल पाऊँगा। लेकिन नाउ इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट, अब इसमें इलीगल और लीगल का, आपको लीगल का ये रहा, इलीगल का क्या है ये आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं मैच द फॉलोइंग के वे में, क्योंकि CBT है, अब वो क्या देगा, लेकिन ये आ सकते हैं। अगर मैं रहता तो मैं ये बनाता कि ये दोनों ये चीज़ के अंडर है ABC, ये इलीगल के अंडर है ABC, कौन सही होगा आपको इसमें मतलब कि सही लगाना है। देन द इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट, देन द सेक्शन 24 जो इंडियन डिस्प्यूट एक्ट 1947 में जो दिया गया है, उसमें सेक्शन 24 में ये डिफाइन किया गया है कि इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट, द स्ट्राइक और लॉकआउट इन इलीगल इट्स जो भी उसका डिक्लेयर मतलब कि विद इन द प्रायर नोटिस ऑफ 6 वीक, जो 6 वीक के नोटिस के मतलब कि बिना किया गया हो, एंड डिक्लेयर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग, यानी पेंडेंसी ऑफ द कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग में। देन द ले ऑफ क्या होगा, मीन द फेलियर और रिफ्यूजल ऑफ द इनेबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय टू गिव एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन to a workman whose name appear on the muster roll of his industry establishment and who has not been retrenched, shortage of coal, power of raw material or accumulation of stocks, breakdown of machinery or natural calamity for any other concerned reason। यानी ले ऑफ जो आपका है इसका ये चीज़ दिया हुआ है कि इस चीज़ के ABCD पॉइंट है, वह अगर आपका ले ऑफ का देगा कि उसका एस्टिमेटेड रिंचेटेड क्या है, तो ये ऐसे आपको ABCD में जो चीज़ है वो आप मतलब कि देख लेंगे और न चलू आप मतलब कि कर पाएंगे। देन द कंपनसेशन इन द केस ऑफ लेस ऑफ, नहीं उसको क्या क्या कंपनसेशन मतलब कि मिलेगा इन द केस ऑफ लेड ऑफ, वेन एवर मतलब कि वर्कमैन अदर देन ए बदली वर्कमैन और एक कैजुअल वर्कर, यानी जो कैजुअल वर्कर नहीं हो, जो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे एम्प्लॉयड हो, इनलिस्टेड हो, whose name is born on his the muster roll of an industrial establishment employing 50 or more worker on an average working day, and who has completed not less than 1 year of the continuous service under an employee laid off. He is to be paid by the employer for all day during which he is so laid off, except for such weekly holidays as may intensify compensation, which shall be equal to the 50% of the total of the basic wages and during allowance that would have been payable to him had he not been so laid off। यानी जो एम्प्लॉयर है वो एवरेज वर्किंग डे में उसका नॉट लेस देन यानी 1 साल से कम नहीं होना चाहिए कंटिन्यूस सर्विस में अनटेंशन, और वो पूरा ड्यूरिंग काम करे सच मतलब यार वीकली हॉलीडे छोड़ के, तो उसको टोटल कंपनसेशन देना होगा, साथ में 50% उसका मतलब यार बेसिक वेज का और डियरिंग अलाउंस का दैट शुड बी पेबल, ये वो उसको देना होगा। नाउ द रीटीचमेंट मीन्स द टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द सर्विस ऑफ ए वर्कमैन फॉर एनी रीजन वाट सो एवर अदरवाइज देन एज ए पनिशमेंट इन्फेक्टेड बाई वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन बट डस नॉट इंक्लूड, यानी किसी एम्प्लॉय को हमको मतलब कि डिटैच करना है, उसको मतलब कि निकालना है, तो उसके लिए क्या क्या मतलब जो है जैसे डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, क्यों उसका जो रीज़न है नंबर A कि इस वॉलेंट्री रिटायरमेंट ऑफ द वर्कमैन और रिटायरमेंट ऑफ द वर्कमैन और रीचिंग द एज ऑफ superannuation of the contracts of the employee between the employer and the workman concerned continuous a stipulated in that behalf। Now B का ही आगे देखते हैं, और behalf और termination of the service of the workman as a result of the non-renewal of the contract of the employee between the employer and the workman concerned on its expiry or of such
contract being terminated under a stipulated in that behalf content therein. Now, C is the termination of the service of the workman on the ground of the continued ill health. Now, authorization under the act and their duties, यानी authorities कौन है और उसका ड्यूटीज़ क्या है. तो द एक्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग ऑथोरिटीज़ फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. सबसे पहला है वर्क कमेटी. जो वर्क्स कमेटी होगा वो इसको देखेगा. देन कॉन्सलेशन ऑफिसर देखेगा. देन नंबर 3 बोर्ड ऑफ कॉन्सलेशन देखेगा. चेयरमैन एंड 2-4 जो चेयरमैन और 4 मेंबर, 2 और 4 जो भी हो सकते हैं. देन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ये बोर्ड ऑफ कॉन्सलेशन का याद रखिएगा नंबर कितने होते हैं. देन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगा. देन लेबर मतलब कि ट्रिब्यूनल में जाएगा. देन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाएगा. देन मतलब कि नेशनल ट्रिब्यूनल. अगर लेबर ट्रिब्यूनल में नहीं ठीक हुआ तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में वो बात जाएगी. वहाँ आपको बात समझ में नहीं आई तो आपको फिर मतलब कि नेशनल ट्रिब्यूनल में जाना होगा. नाउ कॉन्सिलेशन ऑफिसर, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द चीफ लेबर कमीशन सेंट्रल एक्ट एज द प्राइमरी कॉन्सिलेशन एजेंसी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. यानी जो चीफ लेबर कमीशन होगा वो ऑर्गेनाइज का वो प्राइमरी कॉन्सिलेंट एजेंसी होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मेन हेड होगा जो सब कुछ देखेगा. देयर आर द रीजनल लेबर कमिश्नर एंड द असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल who on the behalf of the chief labor commissioner central act as the conciliation officer in the different part of the country. यानी ये असिस्टेंट लेबर कमिश्नर आप लोग के चल एरिया में भी होगा. अभी मतलब कि मैंने भी जिसका एग्ज़ाम दिया है, मेरा अंडमान कैडर हमको मतलब मिला है. मैं लेकिन अभी वहाँ जाने के लिए सोच रहा हूँ. अभी मतलब कि दिसंबर तक टाइम है मेरा यही पोस्ट के लिए. ये भी यूपीएससी के थ्रू निकलता है. जो लोग MBA HR कर रखे हों उनको मैं मतलब कि बोलूँगा कि आप इस चीज़ के लिए भी देखते रहिएगा कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का भी आता है जिसमें यही सेम चीज़ मतलब कि पूछा जाता है. ठीक है, आगे देखते हैं. यानी जो लेबर कमिश्नर है, जो चीफ लेबर कमिश्नर तो पूरा इंडिया का हो गया. देन रीजनल लेवल पे आपका यानी आपके जोनल लेवल पे होगा. देन ये असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब कि बैठते हैं, वही इस चीज़ का कॉन्सुलेटर ऑफिसर होंगे. देन द कॉन्सुलेटर ऑफिसर मेक एफर्ट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट थ्रू सेटलमेंट बिटवीन द वर्कमैन एंड द मैनेजमेंट. वो जो रिजॉल्व होंगे वो दोनों का डिस्प्यूट का थ्रू देखते हैं सेटलमेंट करने के लिए. नाउ इफ़ द कॉन्सुलेशन फेल, अगर कॉन्सुलेशन फेल होता है दोनों का बीच जो बात हुआ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में लेबर कमिश्नर के थ्रू भी जो किया गया, अगर वो फेल होता है तो वो क्या होगा. इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्सुलेशन FOC एक रिपोर्ट बनेगा सेंट टू द गवर्नमेंट IRDS इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर. वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाएगा. द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आफ्टर कंसिडरिंग द FOC रिपोर्ट एक्सरसाइज द पावर अवेलेबल टू इट्स अंडर सेक्शन 10. अंडर सेक्शन 10 में ये अगर पूछेगा आपसे कि डिस्प्यूट फेल होता है तो वो कहाँ जाता है FOP में और वो कौन से सेक्शन के अंडर दिया गया, तो आप याद रखेंगे इंडियन डिस्प्यूट एक्ट के 1947 के सेक्शन नंबर 10 के अंदर दिया गया. इफ़ अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आइदर रेफर टू द डिस्प्यूट ऑफ द एडजस्टेंट देयर आर द %7 सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री टू हुम इंडस्ट्री डिस्प्यूट वुड बी रेफर फॉर द एडजुडिक्शन. आप देखेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में मैंने ये देखा है डिस्ट्रिक्ट में लेबर कोर्ट होता है हर जगह. तो वही लेबर ट्रिब्यूनल जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, लेबर ट्रिब्यूनल है, लेबर कोर्ट है, वहीं आपका ये जो और लेबर कोर्ट के अलग से जज होते हैं, लेबर का जज अलग से होता है, वो आपके इस चीज़ को देखेंगे. अंडर सेक्शन 10 में ये सारा कुछ लिखा हुआ है. कि आपसे पूछेगा भी कि अगर मतलब कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन बनाता है कि इंडियन डिस्प्यूट एक्ट के जो फेलियर होता है कॉन्सुलेशन में तो फिर इसका जो है वो मतलब कि कहाँ जाएगा, तो आप लोग को ये साफ मतलब कि आपको मतलब ये लिखना होगा कि वो ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाएगा. तो अगर जो उसने पूछा कि अभी कितने ट्रिब्यूनल कोर्ट हैं या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट हैं, तो 17 कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग अलग मतलब डिस्प्यूट है. ये जो इंडस्ट्रियल मतलब कि डिस्प्यूट का जो लेबर कोर्ट है ये हर जगह होता है. ना ये आप 17 जो समझ रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ ये हर जो बड़ा जैसे हमारा वेस्ट बंगाल का कोलकाता में है, मतलब हर जगह का डिस्ट्रिक्ट सिटी में है. ठीक है, ऐसे मतलब कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट बनाती है. ये सेंट्रल का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है. स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे हमें नहीं पूछेगा. मैं कि यार मैं ये चीज़ आपको मतलब कि क्लियर कर दूँ कि स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना
लेबर कोर्ट होता है, लेकिन ये सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो कि 17 जगह है। जैसे मेरे हिसाब से एक कोलकाता में है, ईस्टर्न पार्ट में, जो कोलकाता वाला इधर अपना नॉर्थ ईस्ट सबका मतलब कि देखता है। फिर उधर मतलब बिहार झारखंड का मतलब कि पटना में मतलब कि देखता है। यूपी का नोएडा में मतलब कि देखता है। यूपी दिल्ली दोनों का मतलब कि सेंटर मतलब कि नोएडा ही है, एंड हेड क्वार्टर देन इसका मतलब कि दिल्ली में है। चल ऐसे ही मतलब कि 17 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट हैं जो सेंट्रल के द्वारा है। नाउ व्हाट हैपन व्हेन डिस्प्यूट इज रेफर्ड टू द लेबर कोर्ट। तो लेबर कोर्ट में अगर डिस्प्यूट जाता है तो क्या होगा। जैसे हमने इसके पहले जाना कि वहाँ हुआ तो हमें वहाँ ट्रिब्यूनल कोर्ट में एक FOC दे के देना होगा। तो अगर लेबर कोर्ट में भी ये चीज़ डिस्प्यूट नहीं हुआ तब क्या होगा। तो आफ्टर द मैटर इज रेफर्ड टू एनी ऑफ द CGIT कम लेबर कोर्ट इन द एडजस्टमेंट प्रोसेस बिगेन एट द एंड ऑफ द प्रोसीडिंग एन अवार्ड इज गिवन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अंडर सेक्शन 17 ऑफ द ID Act publishes the award in the officer gazetted with a period of 30 days from and ये चीज़ हमारा ये लेबर ऑफ डिस्प्यूट ये यानी ये पे द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अंडर एक्ट सेक्शन 17 ID Act पब्लिश द अवार्ड, और ये अवार्ड उनको 30 डे के अंदर। तो यहाँ पे हमारे इंटर डिस्प्यूट एक्ट का ये देख लिए। लास्ट में जो ये हम जो लेबर कोर्ट का देखे कि लेबर कोर्ट में क्या होगा, यानी CGIT कम लेबर कोर्ट जो है वो एडजस्टमेंट इसका प्रोसेस देखेंगे। अगर वो प्रोसेस सही हो गया तो उसको अवार्ड देंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। तो इंटर डिस्प्यूट एक्ट का जो है हमें यही पढ़ना है। आगे मैं आपको कल और जो एक्ट है मैं एक एक्ट करके ही मतलब पढ़ाऊँगा। मैंने उसका PPT लगभग तैयार कर लिया है सब चीज़ का। और कुछ आपको अगर लगता है तो एक बार मतलब कि मेरे को कमेंट सेक्शन में मतलब कि बता दें कि आप और क्या चाहते हैं। मैं मॉक क्वेश्चन के बारे में बोल दूँ कि इतना मेरे पास टाइम नहीं कि मैं क्वेश्चन मैं बना सकूँ। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, एक बार हर बार यही बोल रहा हूँ, आप UGC नेट का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक आप उठाइए, वही पढ़ के जाइए, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। और जो मैंने बोला आपका रिवीजन के लिए ये एक बार याद कर लें, इससे बाहर नहीं आएगा आपका। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके 100% जितने क्वेश्चन है उसमें से 90% क्वेश्चन आपके आएंगे। मैं 10-15% का नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे को लगता है इससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि मेरे टाइम में भी यही आया था। और इस बार तो और CBT है, जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं वो यहीं से सेट करेंगे और कहीं से सेट नहीं करेंगे। बाकी आपको जो भी लगेगा आप हमको यार बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं कल या मैं ट्राई करूँ कि आज भी एक और की वीडियो अभी बना दूँ। अभी मेरे पास टाइम है, क्योंकि मैंने सारा एक्ट का तो मैंने PPT बना लिया है। 2 PPT और मुझे बनाने हैं, तो आपको ये 3-4 दिन में मैं सारे दे दूँगा। चलिए ठीक है दोस्तों, जो भी हो आप हमें कि कमेंट में फिर बताएं। ओके चलिए, जय हिंद।